हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले कई दिनों से हमारे जो है 9 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। हम जो लेसन पढ़ रहे थे वो था कार्बन एवं उसके यौगिक। ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और वेटेज की बात करें तो राजस्थान बोर्ड में पूरे 7 नंबर का ये चैप्टर अपना आने वाला है। और हमने इन सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जिन्होंने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप जो है जा करके चैनल के ऊपर इनके वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने इनको समझाया है। और आज हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जो कि क्या है, साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका है, क्योंकि अभी जो 2025 में बोर्ड की परीक्षा हुई थी राजस्थान बोर्ड की, उसमें सोप और डिटर्जेंट से क्वेश्चन पूछा गया था मिसेल से संबंधित। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये राजस्थान बोर्ड 2025 का क्वेश्चन पेपर जो है मेरे पास अवेलेबल है। और इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिसेल की संरचना देते हुए साबुन एवं अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। और 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूरा आया हुआ है। मिसेल से संबंधित, ये साबुन और अपमार्जक से संबंधित है। तो चलिए आज इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्या होता है मिसेल, साबुन और डिटर्जेंट क्या होते हैं, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। बिना देर की शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो जब बात आती है आपके साबुन और डिटर्जेंट की, तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत सुंदर तरीके से जो है क्रियाकलाप दे रखा है। क्या क्रियाकलाप दे रखा है? सबसे पहले जब ये स्टार्ट होता है टॉपिक, तो क्रियाकलाप दे रखा है कि 2 परख नलियाँ ले लीजिए, ठीक है। 2 परख नली आप ले लीजिए और उसके अंदर कुछ मात्रा में जल भर लीजिए, पानी उसके अंदर भर लीजिए, ठीक है। इन दोनों परख नलियों के अंदर हमें क्या भर लेना है? पानी भर लेना है। फिर क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स ऑयल की इसके अंदर डालिए, तेल की डालिए, किसी वसा की डालिए, ठीक है, किसी तेल की। इन दोनों के अंदर आपको जो है तेल की कुछ बूंदें डालनी है, वसा की कुछ बूंदें आपको डाल लेनी है। और फिर नलियों को जो है हिलाना है, कंटिन्यू आप हिलाते जाओगे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि अभी तेल जो है उसके ऊपर परत जम गई है और पानी जो है नीचे है। दोनों परख नलियों में ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा करोगे, थोड़ा साबुन घोल करके इस परख नली के अंदर डाल दोगे, ठीक है। इस पहली परख नली के अंदर थोड़ा सा साबुन घोल करके आपने डाल दिया है। जब साबुन घोल करके डाल दिया, फिर से हम दोनों परख नलियों को हिलाएंगे। तो जिस परख नली में हमने साबुन घोल करके डाला था, ठीक है, ये क्या डाला है? साबुन डाला है, सोप डाला है। सोप जिसमें हमने डाला था, हम देखेंगे कि उस परख नली के अंदर तेल की बूंदें गायब हो गई, यानी पानी के अंदर ही मिक्स हो गई हैं, घुल गई हैं। लेकिन जिसके अंदर हमने जो है साबुन नहीं डाला था, उस परख नली में तेल के ऊपर भी अभी भी एक लेयर बनी हुई, एक परत बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि साबुन जो है वो तेल को अपने साथ घोल लेता है। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे कपड़े धोने की जो प्रक्रिया है, सफाई की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। वीडियो को क्या हो रहा है, आज कुछ धुंधला आ रहा है, मैं इसको चेक कर रही थी। तो क्या होता है, यही कुछ प्रक्रिया है जो अपनी जो है कपड़े धोने की प्रक्रिया में होती है। साबुन जो है वह जब हम बाहर जाते हैं, इधर उधर खाना वाना खाते हैं, तो फिर क्या होता है, कपड़ों के ऊपर कुछ ऑयल्स के ड्रॉप गिर जाते हैं, कुछ उसके अंदर मैल चिपक जाता है। और ज़्यादातर मैल क्या होते हैं? वसा की प्रकृति के होते हैं। कैसे? ज़्यादातर जो मैल होते हैं उनके अंदर क्या होती है? कुछ मात्रा में वसा होती है। और ये वसा जब साबुन के साथ मिक्स होती है तो ये अपने साथ मिक्स करके इसको बाहर निकाल लेता है। और जब हम क्या करते हैं, जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर साबुन घिसते हैं, उसके बाद ब्रश लगाते हैं या उसको जो है जोर जोर से पीटते हैं। धोबी को देखा होगा किस तरह से कपड़ों को पीट करके धोता है, या वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो उसको राउंड 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 घुमाती है। और फिर क्या होता है, वसा जो है, मैल जो है निकल जाता है। तो ये हमने ऊपर की बातें करी हैं कि इस तरह की प्रक्रिया होती है। अंदर की बातें क्या है, वैज्ञानिक बातें क्या है, किस तरह से ये जो साबुन है, ये किस बला का नाम है, क्या होता है साबुन जो इस मैल को क्लियर कर देता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यही सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर साबुन का अणु होता क्या है। क्या बात करते हैं कि आखिर जो साबुन की हम बात कर रहे हैं, वो साबुन का अणु होता क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं कि साबुन का जो अणु है वो क्या होता है। तो साबुन के अणु के बारे में बात करने से पहले आपसे हम बात करेंगे, कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था कल की क्लास में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो एथेनोइक अम्ल है, अपना जो क्या है, एथेनोइक अम्ल है, उसकी अभिक्रिया जो हमने क्षार से कराई थी, ठीक है, उसकी अभिक्रिया हमने क्षार से कराई थी। किससे? NaOH,
ये एक प्रबल क्षार होता है। इससे जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमने क्या देखा था कि भी इसके अंदर ये जो OH है, ठीक है, ये जो OH है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बना लेता है, H और OH दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, पानी। अब पानी की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, खूब सारा पानी मैं पी करके आई हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम बात करते हैं बाकी क्या बचेगा। ये देखिए ये किस में टूटेगा, Na+ और OH- में टूट गया है। और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एसीटेट आयन बन गया है, H+ आयन निकल गए हैं, तो क्या बचा है यहाँ पे एसीटेट आयन। और यहाँ पे OH जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो निकल गया है, और यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन आयन निकल गया। इन दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, पानी बना लिया है। अब क्या बचा, एसीटेट आयन बचा है और सोडियम आयन, ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, CH3COONA। ये हमने कल की रिएक्शन में देखा था, ठीक है। ये आज हमारे काम आने वाला है। कहाँ काम आने वाला है, अभी बात करते हैं। क्या बन जाता है, इसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। सोडियम एसीटेट बनता है जब किसकी, अपना जो एसिटिक अम्ल है उसकी किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। अब होता क्या है, साबुन क्या होता है, हम इस बारे में बात कर रहे थे। तो साबुन क्या होता है, यही एसीटेट आयन होते हैं, यही एसीटेट आयन होते हैं, लेकिन उसमें एसीटेट के बजाय एक कार्बन की लंबी श्रृंखला जुड़ जाती है। पीछे का जो समूह होता है वो यही समूह होता है, COONA, ठीक है। क्या होता है, पीछे का जो समूह होता है वो यही समूह होता है, COONA। या हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साबुन क्या होते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये सोडियम का लवण हो गया है, यहाँ पे पोटेशियम का लवण भी हो सकता है, किसकी, लंबी श्रृंखला वाले। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन नहीं रहेगा, लंबी श्रृंखला रहेगी। किस तरह से, इसको मैं CH3 को अकेले को हटा करके इस तरह से इसको बना दूँ, COONA, ठीक है। ये क्या हो गया है, सोडियम का लवण। अब इधर मैं जोड़ने लग जाऊँ CH2, ठीक है, CH2, यानी एक लंबी श्रृंखला मुझे बनानी है, CH2, और इस तरह से मैं जो है जोड़ते जाऊँ CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3। फिर मन में एक सवाल आता है कि कार्बन की जो श्रृंखला है, ये चेन है, कितनी लंबी होती होगी मैडम, तो ये कितनी लंबी होती है, इसमें जो कार्बन की संख्या है वो क्या हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होगी, ठीक है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होगी। और क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हैं लवण हैं, सोडियम और पोटेशियम वाले, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं उसके सोडियम और पोटेशियम लवण वाले हैं, और उनके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला लगी हुई है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, उन्हीं को हम साबुन कहते हैं, ठीक है। बात हो गई है, ठीक है मैडम, समझ में आ गया साबुन क्या होता है कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जिनके साथ कार्बन की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई होती है। ये बात हमारी समझ में आ गई। तो हम इतने सारे जो है CH2 नहीं लिखेंगे, इसको हम सिंपली किस तरह से लिख देते हैं, सिंपल भाषा में हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, आपकी बुक में इसी तरह से आपको दिया हुआ मिलेगा। और लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, लास्ट में यही वाला समूह जोड़ना है, C, देखो C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन इधर हो गया, और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कहाँ, यहाँ सोडियम जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी डॉट आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन है। ये कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी लंबी चेन हो सकती है, कार्बन की संख्या 17, 18, 19, 20, ऐसे और भी लंबी श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने साबुन का अणु देखा कि इस तरह की संरचना क्या होती है, साबुन के अणु की संरचना होती है। अब साबुन के अणु की जो संरचना है उसमें दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हिस्सा ऐसा होता है जिसको हम सिरा कह देते हैं, ठीक है, जिसको हम सिर कह देते हैं, और ये पीछे वाला हिस्सा इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम पूंछ कह देते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिसको हमने सिर नाम दे दिया है, जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, COONA ग्रुप जुड़ा हुआ है। और दूसरा हिस्सा ऐसा है जिसमें क्या है, कार्बन की एक लंबी चेन जुड़ी हुई है, कार्बन की एक श्रृंखला जुड़ी हुई है, उसको हमने क्या कह दिया है, पूंछ कह दिया है। ये दो हिस्से हमने बना दिए। अब ये वाला जो हिस्सा होता है, ये क्या होता है, जलरागी। क्या होता है,
जल रागी। अब जल रागी क्या बोला है मैडम, इसको क्या मतलब हुआ जल रागी का? तो जल रागी का मतलब क्या है? रागी मतलब जो जल के ही राग गाता रहे, जल के राग गाता रहे मतलब जल के ही गीत गाता रहे, उसी के बारे में सोचता रहे, यानी जल से प्रेम करता है। ये इसको हम कह सकते हैं ये जल स्नेही है। क्या है? जल स्नेही है, इसको जल पसंद है, ये जल से प्रेम करता है। और दूसरा जो सिरा है पूछ वाला हिस्सा, वो क्या है? उसको हम कहेंगे जल विरागी। क्या कहेंगे? जल विरागी। जल विरागी का मतलब ये जल से दूर भागता है, डरता है, भाई मुझे जल से डर लगता है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। कौन सा हिस्सा है? जो कार्बन की लंबी चैन बनी हुई है, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी हुई है, वो हिस्सा जल विरागी होता है। और जहाँ पे क्या है, लास्ट में सोडियम आयन लगा हुआ है, इसको हम तोड़ेंगे तो किस तरह से टूटेगा? यहाँ माइनस और ये सोडियम का प्लस, जहाँ पे सोडियम आयन लगा हुआ है वो वाला हिस्सा जल रागी होता है, जल से प्रेम उसको है। इस तरह से दो हिस्सों में हमने किसको बांट दिया है? साबुन के अणु को। साबुन के अणु को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, इस तरह से बांटने के बाद क्या होता है, अब बात करते हैं जब कभी पानी के अंदर साबुन को घोला जाता है, जब कभी पानी के अंदर साबुन को घोला जाता है, जैसे ये पानी की अपनी एक टब है, या मान लो ये पानी की एक बाल्टी है, कपड़े किस में धोगे? बाल्टी में धोगे। ये पानी की बाल्टी है और इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे इसके अंदर हम साबुन घोलते हैं, सर्फ घोलते हैं, तो होता क्या है कि हमने देखा कि एक हिस्सा तो जल से प्रेम करता है, इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, इसको हम इस तरह से जो है सिंपली भाषा में इसको इस तरह से एक सिंपल चित्र से इस तरह दिखा देते हैं। एक सिरा बना देते हैं। ठीक है, एक सिरा बना देते हैं जो क्या है? जल रागी है। और ये एक सिरा जो कि जल विरागी है। यहाँ पे क्या है? लास्ट में Na+ आयन है, हम सिर्फ Na+ ही दिखाएंगे। ठीक है, क्या है? Na+ आयन है। अब ये जल रागी हिस्सा है, जैसे ही हम पानी के अंदर जो है साबुन डाल रहे हैं तो जल रागी हिस्सा क्या करता है? वो जल की तरफ भागता है, उसको जल से प्रेम है, वो क्या करेगा? जल की तरफ भागेगा। ठीक है, इस तरह से वो जल की तरफ भागेगा, जल रागी हिस्सा। ठीक है, इस तरह से भागता है जल की तरफ। लेकिन जो जल विरागी हिस्सा है वो जल से दूर भागता है, अभी मुझे जल से डर लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। कहोगे कि मैडम हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, जब आप लोग बड़ी कक्षाओं में जाओगे, जब आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे या MSc करोगे, वहाँ पे आपको ये शब्द इंग्लिश में मिलेंगे, ये टर्म्स आपके काम आएंगी। तो आप थोड़े से इनसे जो है परिचित रहो, ये अच्छी बात है। इस सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी, जो जल से दूर भागता है, जल से नफरत करता है। और जो जल रागी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हिस्सा उसको हम कहते हैं। तो क्या हो रहा है, जो जल रागी है वो जल की तरफ भागता है, या Na+ आयन है, यहाँ Na+ आयन है, ये हिस्सा जल की तरफ भागता है, और दूसरा हिस्सा है जो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, इस तरह की संरचना ये पानी के अंदर बनाता है। लेकिन जब इसको अंदर डुबो दिया जाए, जब इसको गहराई में डाल दें, बीच में डाल दें, ये तो ऊपर ऊपर की बात थी, तब क्या होता है? अब देखिए, जैसे आपका कोई कपड़ा है, ये अपने पानी की बाल्टी है और इसके अंदर आपने ऐसे कोई कपड़ा डाल रखा है और उस कपड़े के ऊपर ऑयल की ड्रॉप गिर गई है, तेल की ड्रॉप गिर गई है। खाना खा रहे थे, खाने में बहुत तेल था और थोड़ा बहुत जो है सब्जी वहाँ लग गई है, तो तेल की ड्रॉप लग गई है, मेल लग गया है। तो अब क्या होता है? अब जैसे ही हम इसके अंदर साबुन डालते हैं, होता क्या है कि इस बार क्या होता है भाई, कहाँ भागेगा? जो जल विरागी हिस्सा है, जल विरागी हिस्सा है यानी पूछ वाला हिस्सा है, इसको जल से दूर डर लगता है, ये दूर भागेगा, भाई जल से दूर रहना है, मुझे जल के पास नहीं जाना है। तो क्या होता है, जल से बाहर तो जा नहीं सकता, पानी के अंदर ही डाल दिया। फिर क्या होता है, ये सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं। ये जो तेल की ड्रॉप है, ये जो वसा है, ये सारे के सारे इस वसा की तरफ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से। कौन सा हिस्सा? जल विरागी हिस्सा इस तरह से आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और इधर कौन सा हिस्सा रहेगा? जहाँ पे Na+ आयन है, अब ये बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये सारे के सारे जो है यहाँ इस ऑयल की ड्रॉप की तरफ भागता है। कौन सा? जल विरागी हिस्सा, यानी हाइड्रोकार्बन की जो लंबी चेन है, ये वाला हिस्सा इस ऑयल की ड्रॉप की तरफ जा कर के चिपक जाता है। और इस तरह से एक नहीं है, इस तरह से बहुत सारी संरचनाएं इसके अंदर हम बना लेंगे। ठीक है, जितनी भी संरचनाएं आप बनाओ, 10, 20, 30, 50, 100 जितनी भी आप बना सकते हो उतनी संरचनाएं बनाओगे। यानी ये जो हिस्सा है, जो जल विरागी हिस्सा है, हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है, ये क्या करता है? इस वसा की तरफ जा करके चिपकता है। और ये जो दूसरा हिस्सा है जो कि जल रागी है, ये जल में ही रहेगा।
इसको तो जल पसंद है, भाई मुझे जल में ही रहना है, मुझे जल पसंद है, तो ये ईसा इधर रहता है, पानी के अंदर ये रहता है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो हाइड्रोफोबिक हिस्सा था यानी जल विरागी हिस्सा था, हाइड्रोकार्बन की चैन वाली जो पूंछ वाला हिस्सा था, इसने जकड़ करके क्या कर लिया है, इस वसा को पकड़ लिया है। ये जो मैल था यहाँ पे, ये वसा थी, इसको उसने जकड़ करके पकड़ लिया है, जकड़ करके पकड़ के बैठा है। अब क्या होगा, अब क्या होता है, यहाँ पे हम कपड़ों को ऐसे नहीं कि भिगो दिया और ठीक है मैल निकल गया है, हम क्या करते हैं फिर उनको ऐसे रगड़ते हैं, ब्रश लगाते हैं, रगड़ते हैं, या मशीन में डालते हैं, मशीन उनको घुमाती है गोल गोल। उससे क्या होता है, अपने न्यूटन साहब का फर्स्ट नियम लागू होता है। न्यूटन साहब का फर्स्ट नियम क्या कहता है, गति का फर्स्ट नियम, जड़त्व का नियम, कि जब कपड़ा हिलेगा तो ये जो डस्ट के पार्टिकल हैं जिनके साथ ये चिपके हुए हैं बहुत सारे, ये इसके साबुन के जो अणु चिपके हुए हैं, ये जो संरचना बनती है ना, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम मिसेल कहते हैं। यही वो संरचना है जिसको हमें मिसेल कह देते हैं। ये सारे के सारे वसा के साथ चिपके बैठे हैं, और जैसे ही हम कपड़े को रगड़ते हैं तो कपड़ा हिलता है तो क्या होता है, ये जो गंदगी के कण थे ये इस मिसेल के फॉर्म में कपड़े से छूट जाते हैं, कपड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कपड़ा अपना साफ हो जाता है, इस तरह से कपड़ा अपना साफ हो जाता है। तो मिसेल की फॉर्मेशन जो है आप इस तरह से बनाओगे। अब ये जो मिसेल होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये 2 डायमेंशनल में आपको दिख रहा है, ये इस तरह से एक बॉल के जैसी होती है, एक बॉल के जैसी होती है, नीचे की तरफ भी होगा, ऊपर की तरफ भी होगा, इधर दाएं बाएं साइड में सब जगह से, यानी एक गोला सा बना लेगा। ये क्या बना लेता है, अपना एक गोला सा बना लेता है, और इस तरह से बहुत सारे जहाँ जहाँ पे भी डस्ट है वहाँ पे इससे छोटे छोटे मिसेल के गोले बन जाते हैं, और उनको फिर जो हम रगड़ करके बाहर निकाल देते हैं, और वो पानी के साथ बह के निकल जाते हैं, और कपड़ा अपना साफ हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, कपड़ों के स्वच्छीकरण की प्रक्रिया होती है मिसेल के बनने से, मिसेल की फॉर्मेशन से, ये होती है मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल बन करके ये सब जो है बाहर निकल जाता है। अब क्या बात आती है, अब मन में ये आता है कि ये जो मिसेल हैं ये बीच में अटके हुए क्यों होते हैं, ये सारे के सारे मिसेल हैं ये बीच में ही अटके हुए क्यों होते हैं, नीचे क्यों नहीं बैठ जाते हैं, तली में जा करके बैठ जाएं, जैसे विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, सारे तली में जा करके बैठ जाएं। मन में ये सवाल आता है, तो उसका कारण क्या होता है, देखिए हम इसके सिरों पे देख रहे हैं, सब जगह क्या है, Na+ आयन है, Na+ आयन है, यानी सबके ऊपर क्या है, धनात्मक चार्ज है, सबके ऊपर क्या है, धनात्मक चार्ज है। यहाँ पे भी धनात्मक, यहाँ पे भी धनात्मक, यहाँ पे भी धनात्मक। तो ये धनात्मक चार्ज क्या करता है, इसको नीचे बैठने नहीं देता है, एक दूसरे को दूर भगाता रहता है, लात मारता है, चल दूर हट, चल दूर हट। हमें पता है कि जो धनात्मक है उनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकृषण होता है, या हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है ये एक दूसरे को रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो क्या करते हैं, नीचे जमने नहीं देते हैं, क्यों, प्रतिकृषण के बल के कारण, क्योंकि सारे के सिरों के ऊपर क्या है, धनात्मक आयन, सोडियम आयन लगा हुआ होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और दूर भगाता रहता है, तो वो क्या करता है, तली में इसको जमने नहीं देता है। अब आपने देखा होगा कि कोई भी कलर का साबुन हो, लाल पीला हरा कैसा भी साबुन हो, सबके झाग सफ़ेद ही होते हैं। हम देखते हैं कि बादल के जैसी संरचना बन जाती है, तो उसका कारण क्या होता है, ये बादल के जैसी संरचना क्यों बनती है, तो उसका कारण क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश होता है उसका क्या करते हैं, विक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश का विक्षेपण करते हैं, और प्रकाश के विक्षेपण की वजह से हमें कैसे दिखाई देते हैं, बादल जैसे। साबुन के जो झाग हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, बादल जैसे अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, ये किस बारे में बात हो गई, मिसेल फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई है अपनी। अब हम एक टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं, किसके बारे में, कठोर जल के बारे में। अब कठोर जल क्या होता है, किस बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कठोर जल के बारे में। कठोर जल क्या होता है, ये क्या बला है, तो देखिए कठोर जल जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हार्ड वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड, लिखती हूँ मैं हार्ड H2O, हार्ड वाटर। ये क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, आप हैंडपम्प के पानी से या नल के पानी से या किसी ट्यूबवेल के पानी से नहा रहे हैं, तो क्या होता है, आप साबुन घिसे जा रहे हैं लेकिन वहाँ झाग नहीं बन रही है। क्या होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटी सी परत बन गई है साबुन की और वो घुल नहीं पा रहा है उसके अंदर। वो जो पानी होता है उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ये क्यों होता है हार्ड वाटर, कठोर जल इसको क्यों कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, तो ये जल जो है कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम
और मैग्नीशियम, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, इसके अंदर लवण घुले हुए होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होने की वजह से इसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। ये टेस्ट में अगर हम देखें तो खारा होता है। अब ये क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, इसमें झाग क्यों नहीं बनते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हम साबुन की संरचना की बात करें, इस तरह से साबुन की संरचना होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे Na+ आयन होता है, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा साबुन का पार्टिकल है, उसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे क्या है, ये Na+ आयन है। अब देखिए कैल्शियम जो आयन है उसके पास 2+ के चार्ज हैं। अभी क्या करता है, इन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर देता है, इनको हटा देता है और इनकी जगह पे आकर के इन दोनों के साथ ये खुद अटैच हो जाता है। तो किस तरह की संरचना बन जाती है, संरचना बनेगी, मान लो इसके अंदर कितने थे, 17 कार्बन थे। ये जो साबुन का अपना पार्टिकल था इसके अंदर कितने थे, 17 कार्बन थे। और हाइड्रोजन कितने, 35। और उसके बाद क्या ग्रुप लगा हुआ था, C डबल बॉन्ड, या Na लगा हुआ था, लेकिन Na को इसने हटा दिया है, किसने, इस कैल्शियम ने। कहाँ था ये कठोर जल में उपस्थित था। इस कैल्शियम को जो है, इस Na को, सोडियम को जो है कैल्शियम ने हटा दिया है, तो क्या बन जाता है, इस तरह का फॉर्मूला कुछ बन जाता है। ये जो है पानी के अंदर बन जाता है। अब जब ये बन जाता है पानी के अंदर, तो ये क्या करता है, ये क्या है, पानी साबुन को जो है घुलने नहीं देता है। ये पानी में अघुलनशील होता है। ये क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। ये जल में अघुलनशील होता है। और जल में अघुलनशील होने की वजह से ये पानी में नहीं घुलेगा तो फिर झाग नहीं बनेगी और कठोर जल के अंदर क्या करता है, साबुन काम नहीं करता है। क्योंकि इसने क्या किया, इस साबुन के पार्टिकल के साथ रिएक्शन कर ली और रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम को हटा करके खुद यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया है। और इसने यहाँ पे प्रतिस्थापित होकर के जो यौगिक बनाया, ये पानी में अघुलनशील है। अघुलनशील होने की वजह से क्या हुआ है, ये पानी में घुलेगा नहीं तो कठोर जल में साबुन काम नहीं करेगा। अच्छा, ऐसी समस्या जब हो जाती है तो अब क्या करें भाई, हमारे पास तो जो पानी अवेलेबल है वो कठोर जल ही है, खारा ही पानी है, लेकिन हमें तो नहाना है, कपड़े धोने हैं, तो हम क्या करें, किस तरह से हम जो है इसका उपयोग करें जिससे हमारा साबुन भी वेस्ट ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं किसके, अपमार्जक का। किसका उपयोग कर सकते हैं, अपमार्जक का उपयोग यहाँ पे हमें कर सकते हैं। अब बात आती है अपमार्जक क्या होते हैं, ये कैसे घुल जाते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जकों के अंदर क्या होता है, अपमार्जकों के अंदर होता है सल्फोनिक आयन। क्या होता है अपमार्जकों के अंदर, अपमार्जकों के अंदर सल्फोनिक लवण होते हैं, ठीक है, सल्फोनिक लवण होते हैं। और अमोनियम क्या होते हैं मैडम, यहाँ पे हमने कहा ना कि कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। इसी तरह से अपमार्जक में किसके होते हैं, सल्फोनिक, किसके, सल्फोनिक लवण होते हैं। और साथ में क्या होते हैं, अमोनियम के, क्या होते हैं, अमोनियम के लवण होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण, ये क्या करते हैं, इसके साथ, साबुन के साथ इस तरह की अभिक्रिया नहीं करते हैं और नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं और अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो साबुन जो है इसमें घुलनशील ही रहेगा। ये अपमार्जक जो है ये इसमें घुलनशील ही रहेगा। जबकि हार्ड जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम थे उसके साथ जब भी हमने साबुन घोला तो वहाँ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्शन कर गए और जो है नया यौगिक बना दिया जो पानी में अघुलनशील था। लेकिन जब साबुन को हम यहाँ अपमार्जक में उपयोग करते हैं तो अपमार्जक में क्या है, सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, सोडियम को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। सोडियम को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे तो अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा। अघुलनशील पदार्थ नहीं बनेगा तो अपमार्जक क्या करेंगे, आसानी से पानी के अंदर घुल जाएंगे। अब कहोगे कि ये सल्फोनिक आयन ये होते कैसे हैं, किस तरह के हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो चेन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक लंबी जो चेन है, कार्बन की एक लंबी चेन है, उसके साथ इस तरह से बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, ठीक है। बेंजीन रिंग में हम जानते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे इस तरह से कार्बन जुड़ा है, फिर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, फिर यहाँ ऑक्सीजन जुड़े हैं और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर यहाँ Na+, इस तरह का कुछ संरचना होती है किसकी, सल्फोनिक
लवण की संरचना इस तरह की होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड संरचना है। तो अपमार्जक में क्या होता है, अपमार्जक में सल्फोनिक लवण होते हैं और अमोनियम, ये आपको याद रखना है। क्या क्या होते हैं अपमार्जक में, सल्फोनिक लवण होते हैं और अमोनियम लवण होते हैं, जो क्या करते हैं, साबुन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे अघुलनशील पदार्थ नहीं बनता है। इसलिए अपमार्जक क्या करते हैं, कठोर जल में भी काम कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है कि भाई आपको एक बाल्टी के अंदर पानी दे रखा है, एक बाल्टी के अंदर क्या दे रखा है, जल दे रखा है, और आपसे पूछा है कि आप बताइए कि हार्ड जल है, ये कठोर जल है या मृदु जल है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, आपको साथ में क्या दिया है, मान लो अगर आपको साथ में साबुन दिया है, मान लो आपको साथ में साबुन दिया है, तो हम क्या करेंगे, घोल के देखेंगे। अगर घुल जाता है, झाग बना रहा है, तो हम कहेंगे कि मृदु जल है। लेकिन अगर कठोर जल है तो वो क्या करेगा, घुलेगा नहीं, जल नहीं बन जो है जल में नहीं घुलेगा और झाग नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपको अपमार्जक दे दिया जाए, साबुन की जगह अगर आपको अपमार्जक दे दिया जाए और कह दिया जाए इस बाल्टी में जो पानी है ये बताइए कि मृदु जल है कि कठोर जल है, अब आप क्या करोगे, अपमार्जक इसमें घोलोगे। तो अपमार्जक तो क्या है, दोनों में ही घुल जाते हैं। अपमार्जक क्या है, दोनों में घुल जाते हैं, दोनों में घुल जाते हैं। किसमें, चाहे कठोर जल हो और चाहे मृदु जल हो, दोनों के अंदर ही घुल जाएंगे। दोनों के अंदर घुल जाएंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कठोर जल है या मृदु जल है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो हमने बिल्कुल डिटेल में समझ लिया है। अब मन में सवाल आया होगा कि मैडम समझा तो दिया है डिटेल में, लेकिन ये सब हमें याद कैसे रहेगा, ये सब लिख करके कैसे आएंगे, अगर परीक्षा में आ जाता है तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, किस तरह से हमें याद रहेगा। आपने तो सिर्फ समझाया है, नोट्स तो दिए ही नहीं। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए नोट्स बना करके लाई हूँ, बहुत ही सुंदर राइटिंग में, जैसी भी मेरी राइटिंग है उसी में मैं नोट्स आपके लिए तैयार करके लाई हैं। तो ये है नोट्स, जिस बच्चे को नोट्स बनाने हैं आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से जो है आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, ये है साबुन और अपमार्जक के नोट्स, जो अभी हमने डिटेल में समझा है, उसी से संबंधित सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। किस तरह से परीक्षा की दृष्टि से, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप लिखेंगे। ठीक है, साबुन दिया है, साबुन की अणुसंरचना दी है। ठीक है, उसके बाद मिसेल के बारे में डिटेल से बताया है, जो एग्जाम में पूछा था 2025 में क्वेश्चन। ठीक है, ये है मिसेल के बारे में डिटेल से हमने बताया है कि मिसेल में क्या होता है, किस तरह के सिरे होते हैं। और मिसेल के बाद जो है आगे जो हमने बनाए हैं नोट्स, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें देखिए यहाँ पे भी जो है साबुन के बारे में, मिसेल के बारे में लिखा है। और यहाँ कठोर जल में साबुन एवं अपमार्जक, कठोर जल होगा तो क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं साबुन। क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से अभिक्रिया करता है कौन, साबुन, और क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है। अभी हमने देख लिया था कि यह अघुलनशील पदार्थ कौन होता है। ठीक है, इस तरह से अघुलनशील पदार्थ बनाता है जिससे झाग नहीं बनेंगे। तो इसका इलाज क्या है कि अपमार्जक का यूज करो। अब अपमार्जक में क्या होते हैं, सल्फोनिक लवण होते हैं और अमोनियम के लवण होते हैं। ये किसके साथ जुड़े होते हैं, ये क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ जुड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनके साथ साबुन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। ये जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, इनके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, घुलनशील पदार्थ नहीं बनेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग कहाँ होता है, शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। और हमारा जो चैप्टर था, जिसको बहुत कठोर समझ रहे थे, बहुत मुश्किल समझ रहे थे, बच्चों को लग रहा था कि जी ये वाला जो चैप्टर है ये समझ में नहीं आता है, ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। और इसकी वेटेज की बात करें तो पूरे 7 नंबर का था। तो इसको बिल्कुल हमने बारीकी के साथ एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझते हुए कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।